कैसे हो आप सब? वो सब बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। सर आप कैसे? मैं भी बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार हूँ। और मजा ही आ गया होगा कैपिटल गेन के चक्कर में। याद आ रहा है तेरा प्यार। तो भैया बप्पी लहरी का क्वेश्चन जो होमवर्क में दिया था, जब तक वो हुई ना जाए, है ना, तब तक बप्पीदा ना आ जाएंगे। बप्पीदा, क्वेश्चन तैयार है आपके नाम का। 119 मुन्ना मुन्नियो 119 हो जाए सर, हो जाए। देखते हैं तुमने क्या गुल खिलाए हैं 119 में। बप्पे का परचेज ज्वेलरी ऑन 30/4/1980 मुन्ना, यानी ज्वेलरी है 2001 से पहले की। ठीक है मुन्ना, ज्वेलरी का है 2001 से पहले की। तुम्हें समझाने के लिए फिर से इसका एसआर के बना देता हूं ताकि खोपड़ी में बात पहुंच जाए। सर 1980 में बप्पी दा ने ज्वेलरी खरीदी, जिसे हमने बोला पर्सनल सेट, क्योंकि वो अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं, है ना, राइट। अगर यही एसेट वो अपने बिजनेस में खरीदते तो पीजीबी में जाते, पीजीबी में। अभी पर्सनल यूज कर रहे हैं तो वो कैपिटल गेन में आएंगे। यानी इतनी बात तो समझ में आ चुकी होगी अब तक। सर बिजनेस की एसेट पीजीबी में जाती है, बिजनेस की एसेट पीजीबी में जाती है। पर्सनल एसेट, मेरी पर्सनल एसेट है ना, जो बिजनेस की नहीं है, मेरी खुद की पर्सनल एसेट है, राइट, वो कैपिटल गेन में आती है। फिर भैया उन्हें मैंने समझाया कि याद आ रहा है तेरा प्यार, जिंदगी बनना चलेगा, कन्वर्ट कर लो। उन्होंने बप्पी लहरी ज्वेलर्स लिमिटेड खोल ली। बप्पी लहरी ज्वेलर्स लिमिटेड खोली उन्होंने सर दू दुई 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 2016, यानी दुई दुई 2016 बोले तो 15/16 सर, 15/16 में उन्होंने ये अपनी दुकान खोली। ठीक है, बप्पी लहरी ज्वेलर्स के नाम से दुकान खुल चुकी है। यानी कि मुन्ना मुन्नियो, यानी कि मुन्ना मुन्नियो 2016 में, 15/16 में कैपिटल एसेट इसमें कन्वर्ट हो गई। सर कैपिटल एसेट कन्वर्ट हो चुकी है इनटू स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड, अब ये स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट होगी। फिर उन्होंने ये एसेट बेची। बेची कब होगी? हमेशा बेची होगी, मैंने तुम्हें बहुत गहराई में ले जाकर समझाया, हमेशा बेची होगी अपने अपने ईयर में बेची होगी, क्योंकि अपने ईयर में तो पैसा आएगा। यानी बप्पी लहरी, बप्पी दा 45/2, है ना, और कांजीलाल जी मेहता एक एसेट डिस्ट्रॉय 45/1, दोनों कैश बेसिस पे चलते हैं। कैश सेल करके कैश कब आया? सेल करी और कैश आया, सेल करी कैश आया, सेल करी कैश आया कब सर? इन माई प्रीवियस ईयर, इन माई प्रीवियस ईयर। कितना रुपया सर? 13 लाख। 13 नहीं लगा हूं, बिल्कुल 13 लाख रुपए। क्या समझाया था? यहां से लेकर यहां तक 15/16 तक, 80 से लेकर 15/16 तक जब पैसा बटेगा तो दोनों भाइयों में बट जाएगा। 2016 तक का पैसा, 2016 तक का सारा चंटा किसका? सर कैपिटल गेन का, कैपिटल गेन का। पीजीपी कूदता कूदता आ रहा है, कह रहा है ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे हो रहा भैया? सामान तो, ज्वेलरी तो दुकान से बिकी है, दुकान से बिकी है तो मेरा होगा पैसा। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने क्या बोला? रोने का नहीं, लड़ने का नहीं, रोने का नहीं, लड़ने का नहीं। 2016 से बाद का जो मामला है सब पीजीबीपी का। ठीक है मुन्ना, बात समझ में आ चुकी है। अब क्योंकि 2016 की में वैल्यू तो लेनी पड़ेगी, तो मुन्ना 2016 की वैल्यू क्या है सर? जब कन्वर्ट हुआ तो फेयर मार्केट वैल्यू थी 9 लाख रुपए। खरीदी थी तब कितने की थी? 1 लाख की। तो ज्वेलरी बप्पीदा ने 1 लाख रुपए की खरीदी थी, जब कन्वर्ट हुई तो वो 9 लाख की हो चुकी थी। बेची कितने में? बेची बेची कितने में? 13 लाख में बेची। ठीक है, तो मुन्ना 1 लाख की खरीद, मार्केट वैल्यू 9 लाख की, जब मैंने सेपरेट लीगल एंटिटी को अपनी एसेट दी, ट्रांसफर करी, और 13 लाख की बेच। ठीक है, राइट, अपने प्रीवियस ईयर में। होपफुली आपको ये खतरनाक, जानदार, शानदार क्या समझ में आ चुका होगा सर? एसआर के समझ में आ चुका होगा। अब सॉल्व कैसे करेंगे, है ना, सॉल्व कैसे करेंगे सर? बिल्कुल बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे, जैसे एग्जाम में लिख के आना है, राइट। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ, पूरा पूरा लिखना है, मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर मिस्टर बप्पी लहरी। ठीक है, एग्जाम में पूरा लिख देना, फॉर द प्रीवियस ईयर या फॉर द असेसमेंट ईयर। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या लिखना है सर जी? स्टेप नंबर 1 लिखना है मुन्ना, एज पर सेक्शन 214, पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में तुम्हें बता रहा हूँ। कैपिट ज्वेलरीज एंड कैपिटल एसेट, एज पर सेक्शन 242A, ज्वेलरी बिकम लटका व्हेन इट सोल्ड फॉर मोर देन 3 इयर्स। तो भैया लटका हो गए नहीं हो गए? लटका होए कि नहीं हो रहा है? लटका हो ही सर। 1980 से, है ना, बाय डेट से लेकर, बाय डेट से लेकर सेल डेट क्या होगी? सेल डेट अपना ईयर मत लिख देना, अपना ईयर में तो पबजी चला गया, पीजीपी चला गया, कैपिटल गेन की सारी कहानी कहां खत्म है? 2015-16 में खत्म है। तो सेल डेट क्या होगी? 15/16, जिस साल मैंने उसे कन्वर्ट किया। तो
सेल डेट हुई सर 15/16, राइट। इसे सेल डेट ना लिख के एग्जाम में क्या लिखेंगे, ट्रांसफर डेट। ट्रांसफर कब हुई, 15/16, दैट मीन्स लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मुन्ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। बोलो मजा ही आ गया सर, मजा ही आ गया सर, राइट। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या बनेगा मुन्ना, दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, सेल्स कंसिडरेशन। सेल कंसिडरेशन कैपिटल गेन के अंदर मुन्ना मुन्नियो, कैपिटल गेन के अंदर चमाटे लग जाएंगे, बताओ जल्दी। सर 9 लाख कैपिटल गेन की कैलकुलेशन कर रहा हूं, क्योंकि अभी कैपिटल गेन निकाल रहा हूं, पीजीपी कैलकुलेशन नहीं कर रहा, ठीक है। कितनी आ गई सर, 9 लाख रुपए। फिर क्या करेंगे सर, फिर क्योंकि एसेट लटका है, ज्वेलरी है, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करेंगे, माइनस करेंगे थर्ड पॉइंट को, इंप्रूवमेंट है नहीं तो क्या करेंगे, इंडेक्स को इक्वा इक्वा ए इक्वा कुआ कितनी है सर, 2001 से आना, 2001 से पहले की एसेट है, यानी 1980 में खरीदी थी तो 2001 से पहले की एसेट, तो हमेशा कॉस्ट और एफएमवी, लैंड और बिल्डिंग तो है नहीं, ज्वेलरी है, कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज हायर। एफएमवी कितनी दे रखी है, 1,80,000, कास्ट 1 लाख, विच एवर इज हायर, ठीक है। इतना तो लिखी दोगे एग्जाम में, है ना मुन्ना मुन्नियो, राइट। कॉस्ट और एफएमवी 1 लाख, 1 लाख और एफएमवी 1/4/2001 1,80,000, विच एवर इज हायर, ठीक है। विच एवर इज हायर क्या है सर, 1,80,000, 1,80,000 इंटू 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 अपने ईयर का इंडेक्सेशन, अपने ईयर का इंडेक्सेशन ले लोगे क्या, ना मुन्ना ना, कब का सर, जब असेट कन्वर्ट हुई, क्योंकि सारा खेल कैपिटल गेन का यही खत्म हो जाना है, सारा खेल कैपिटल गेन का यही खत्म हो जाना है। 15/16 का इंडेक्स सर 254 है ना, 15/16 का इंडेक्सेशन 254, तो भैया 254, क्योंकि 2001 से पहले किए साड़ी के फल से मैच किए रे, तो 1,80,000 इंटू 254 डिवाइड बाई 100, सर ये आ गया 457,200। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इस क्वेश्चन में नहीं है, एक्सपेंस ऑन सेल भी नहीं है, राइट। चाहो तो फिर भी आप यहां लिख सकते हो माइनस एक्सपेंस ऑन सेल, एक्सपेंस ऑन सेल भी नहीं है और इंप्रूवमेंट भी नहीं है। अब 9 लाख में से, है ना, 457,200 घटा दो, माइनस, है ना, कर देंगे तो ये आ जाएगा सर हमारा 442800। सर ये क्या आ गया, चाशनी अगर मीठी है तो रसगुल्ला भी मीठा होगा, ये हो गया भैया कैपिटल गेन। बोलो सर मजा ही आ गया, सर मजा ही आ गया। अगली बात सर, अब पब्लिक कह रही है, दोस्त कह रहे हैं, भाई बहन कह रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है, बप्पीदा अब आ जाओ दुकान पे। दुकान पे पहुंच गए बप्पीदा, दुकान पे बोले तो क्या हेडिंग डालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड पबजी पीजीबीपी। पीजीबी कैलकुलेशन कर लेते हैं, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। सेल्स प्राइस ऑफ द एसेट जब बेचा अपने ईयर में, है ना, अपने ईयर में, किस ईयर में कर रहे हैं, इन माय प्रीवियस ईयर, राइट। और ये कैपिटल गेन भी किस ईयर में निकाल रहे हो, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन मिस्टर बप्पी लहरी, ये बात ध्यान रखना, इन माय प्रीवियस ईयर, अपने प्रीवियस ईयर में निकाल रहे हैं जिस समय कैश मिला है, क्योंकि बप्पीदा और कांजीलाल मेहता कैश बेसिस पर चलते हैं, ठीक है। कितने रुपए की बिकी मुन्ना, कितने रुपए की बिकी सर, 13 लाख की बिकी, माइनस माइनस ओपनिंग वैल्यू या ओपनिंग स्टॉक, है ना, या स्टॉक कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितने का सर, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, ये ओपनिंग वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया सर, 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए क्या बोलेंगे, 4 लाख रुपए बोला जाएगा इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, है ना। नेट प्रॉफिट मतलब क्या ना, इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, और टी फॉर्मेट की जगह ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है। अब अगर क्वेश्चन कह दे मुन्ना, अगर क्वेश्चन तुमसे कह दे टोटल इनकम निकालो साहब जी की, है ना, बप्पी अंकल की टोटल इनकम निकालो, तो टोटल इनकम का फॉर्मेट वही होता है जो मेन फॉर्मेट होता है। तो हेडिंग क्या डालूंगा, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर बप्पी लहरी इन माय प्रीवियस ईयर, है कि नहीं बात, अरे खामोश है कि नहीं बात। तो भैया क्या होगा, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पूरा पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ तुम्हें बस जल्दी थोड़ा समझाने के लिए। पबजी
कैपिटल गेन अदर सोर्स। सर सैलरी नील, हाउस प्रॉपर्टी नील, पीजीबीपी 4 लाख। कैप गेन भी कौन सा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कैप गेन में भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया, ब्रेकअप पार्टी में है ना, काम आती है बात। 442800। अदर सोर्सेज नील। जीटीआई कितनी होगी सर, जीटीआई कितनी होगी 442800, 442800 प्लस 4 लाख पीजीपी की इनकम। अगर कोई तुमसे पूछे जीटीआई कितनी होगी मुन्ना, जीटीआई होगी सर 842800। उसके बाद मुन्ना इसमें से क्या घटा देते हैं, 80C से लेकर 80U तक की, 80 से लेकर 80U तक की रिडक्शन जो इस क्वेश्चन में नहीं है, आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। और यही मेरी 842800 ही मेरी क्या आ जाएगी, एनटीआई आ जाएगी, एनटीआई आ जाएगी जो मुझसे पूछा है टोटल इनकम, या एनटीआई आ जाएगी। तो भैया पहले मैंने क्या निकाला, पहले मैंने कैपिटल गेन निकाल दिया, बोलो मजा ही आ गया। फिर मैंने पीजीबी निकाल दिया, पबजी निकाल दिया। अब फिर अगर मुझसे क्वेश्चन कहता है ये निकालो, तो भैया फिर मैं ये निकाल दूंगा। और फिर अगर क्वेश्चन ये कहता है कि एनटीआई निकालने के बाद मुन्ना टैक्स लायबिलिटी निकाल, तो भैया अगले अगले पेज पर मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी निकालनी पड़ेगी, वो भी ब्रेकअप पार्टी से। मुझे दोस्तों बात समझ आ चुकी होगी, मजा ही आ चुका होगा, बोलो सर मजा ही आ चुका है। अब मुन्ना बहुत ध्यान समझेंगे, बहुत ध्यान से। अगली डेंजरस बात सर क्या होने वाली है, भैया बप्पी दा ने तो अपनी जो ज्वेलरी थी वो बिजनेस में ले जाके रख दी, तो इसे हमने बोल दिया कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। बप्पी लहरी को किसी ने बहका दिया, बप्पी लहरी जी को किसी ने फिर से बहका दिया। बप्पी लहरी जी गाना गा रहे, बहका मैं बहका वो बहकी हवा सी आई, ठीक है ना। उन्होंने क्या गुल खिलाया, उन्होंने एक नया काम कर दिया, उन्होंने उल्टा कर दिया मुन्ना, इसका उल्टा मामला कर दिया, उल्टा मामला। क्या मतलब सर, पहले उनकी दुकान थी, समझ ध्यान से, पहले उनकी दुकान थी, ठीक है ना। दुकान के आगे बढ़िया सा बोर्ड लगा था, एक खंबे के ऊपर बहुत बड़ा, जैसे मैगडी का लग रहा था ना, बहुत बड़ा सा खंबा, वो भी लाइटिंग वाला, नियॉन साइन वाला, ठीक है, नियॉन साइन वाला बोल रहा था, बप्पी लहरी ज्वेलर्स लिमिटेड, अ नेम ऑफ ट्रस्ट, यू कैन बाय ज्वेलरी एनी टाइम ऑनलाइन ऑल्सो। 24 कैरेट खरा सोना, बप्पी लहरी ज्वेलर्स का। किसी ने बोला अरे भैया कब तक दुकान चलाओगे, अब तो स्टाइल में आ जाओ, थोड़ा ज्वेलरी वेलरी पहन के जैसे आप रहते हो। तो बप्पी लहरी ने मजेदार काम किया, बप्पी लहरी ने क्या किया सर, विड्रॉ कर ली ज्वेलरी फॉर पर्सनल यूज, विड्रॉ ज्वेलरी फॉर पर्सनल यूज, पूरी दादा पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ मार ली ज्वेलरी। यानी कि पहले पर्सनल सेट को दुकान पे ले जाते थे, इस बार उल्टा हो रहा हूं ना, इस बार उल्टा हो रहा है, इस बार दुकान से घर पे ले गए। राज क्या बताओ, इसे अकाउंट्स की भाषा में क्या बोलते हैं, इसे अकाउंट की भाषा में ड्राइंग्स बोलते हैं, ड्राइंग्स। हाँ ड्राइंग्स कर ली यार, ड्राइंग्स कर ली, अकाउंट्स की भाषा में ड्राइंग्स कर ली, लेकिन ये बताना मत किसी को, है कि नहीं बात, इनकम टैक्स वाले की बेइज्जती कर रहे हो हमारी। तो भैया जिसे अकाउंट ड्राइंग बोलता है, जिसे अकाउंट्स ड्राइंग्स बोलता है, कैपिटल एसेट्स, अगर मैंने विड्रॉ कर ली, ज्वेलरी विड्रॉ कर ली, अकाउंट्स की भाषा में तो ड्राइंग सी कर दी मैंने, पर्सनल यूज के लिए निकाल ली, उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ड्राइंग वर्ड छुपा लिया। उन्होंने कहा ना बेइज्जती कराओगे। अब शाहरुख खान, हमने पहले ही कहा था, है कि नहीं बात, राइट, या सलमान खान ऐसे करने लगे तो भैया इज्जत हो जाएगी ना, याद लगे ना बात। तो उन्होंने कहा ड्राइंग्स मत बोलते ना बिल्कुल, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ड्राइंग्स करने के बाद वो पर्सनल एसेट सेल कर दी, ई लियो भैया, ई लियो, ड्राइंग्स करने के बाद तो पर्सनल एसेट सेल कर दी। इसे क्या नाम देंगे आप, जो पहले नाम दिया उसका उल्टा कर दो सर, क्या, कन्वर्जन ऑफ, इसे क्या नाम दिया, कन्वर्जन ऑफ, पहले क्या था कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, इस बार उल्टा कर दो, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट्स। है ना, समझ में आ गई ना बात सर, बिल्कुल समझ में आ चुकी है। अब पता है
जो सेक्शन बनाया, सुनना, जो सेक्शन बनाया बताऊंगा, ये कैपिटल गेन में नहीं डाला। ये वाली कहानी, ये जो कहानी है कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू कैपिटल एसेट्स वाली कहानी, ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने मजे ले लिए और इस कहानी को पीजीबीपी में डाला। यानी इसको पीजीबीपी में इंक्लूड किया गया, पीजीबी में, पबजी में इंक्लूड किया गया। सर पबजी में इंक्लूड किया तो आप हमें यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो? सर आप भी मजे ले रहे हो सर। जो कहानी पबजी में इंक्लूड कर दी, जो कहानी पीजीबी में डाल दी, उसे अब हमें कैपिटल गेन में क्यों पढ़ा रहे हो? नलायको, अगर एक साथ लिंक करके पढ़ेंगे तो बुद्धि में अच्छे से जाएगा। मैं पहले पीजीबी चैप्टर में जब जाऊंगा फिर कहूंगा अरे तुम्हें याद है क्या, तुम्हें याद है, गाना गाऊंगा ये, तो तुम कहोगे मुझे याद नहीं है कि नहीं बात, राइट? तो भैया फिर तुम्हें रिवाइज करना पड़ेगा। तो अभी की अभी ऊपरी में बात घुस जाती है कि भैया ऐसे भी होता है और रिवर्स भी होता है। काम वही है ना, काम वही, नाम वही, तेरे बिना ओ सनम, काम वही। बप्पी लहरी ज्वेलर्स से यहां तक की कहानी किसकी है? दुकान की है ना, राइट? यानी कि यहां से यहां तक तो दुकान पे ही रही थी। तो यहां से मैंने बीच में क्या लिखेंगे? कन्वर्ट इनटू पर्सनल एसेट। ठीक है, यहां तक की तो सारी कहानी दुकान की है। तो यहां तक का जितना भी डेटा है, यहां तक का जितना भी डेटा है कहां जाएगा? पीजीपी में जाएगा। रिवर्स कर देना, टेंशन ही नहीं लेने का। बोलो मजा आएगा सर, मजा आएगा। और यहां से यहां तक मुन्ना, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक मुन्ना, क्योंकि पर्सनल एसेट बन चुकी है। ठीक है, जैसे ही सेल होगा, जैसे ही सेल होगा कहां जाएगा? जैसे ही सेल होगा मुन्ना कैपिटल गेन में जाएगा। कैपिटल गेन की कैलकुलेशन यहां होगी। बोलो सर बात समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है, राइट? सेम जो पैटर्न पहले अपनाया था उसी पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, कभी गलती नहीं होगी, राइट? यहाँ पे जरूर गुड्स की क्या दे रखी होगी, जो गुड्स थे मेरे यहाँ पे तो पीजीपी में भैया स्टॉक या गुड्स ही बोलोगे ना यार। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखी होगी? फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी होगी। उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या बन चुकी होगी? यहाँ वैल्यू ऑफ पर्सनल एसेट्स। ठीक है, और फिर उसे सेल करेंगे तो बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। बोलो मजा ही आ गया सर, मजा ही आ गया। तो सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन बना के दिया हुआ मुन्ना मैंने तुम्हें। देखो क्या लिखी है बात, स्टॉक इन ट्रेड, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड टू कैपिटल एसेट। देखो 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 देखो, सेक्शन 28 VIA, यानी कि सेक्शन 28 पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन है, पीजीबीपी का, समझे मुन्ना? सेक्शन 28 VIA, सेक्शन 28 मुन्ना पबजी का सेक्शन है, पीजीबीपी का सेक्शन है। पढ़ा तो मैं आ रहा हूं ताकि तुम्हारी बात फिट हो जाए। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है? बोलो मजा ही आ चुका है, मजा ही आ गया सर। अब देखो क्या होगा, स्टॉक इन ट्रेड को जब मैं कैपिटल एसेट पे कन्वर्ट करूंगा तो बिजनेस की इनकम कितनी आएगी? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन माइनस कॉस्ट ऑफ एसेट्स। ठीक है, यहां पर अपने एग्जांपल में देखो, अपने एग्जांपल में मान लो बप्पी लहरी की दुकान पे ज्वेलरी 1 लाख रुपए की थी। जब उन्होंने कन्वर्ट करी, मान लो 1 लाख रुपए की ज्वेलरी थी लेट से 2005 में। ठीक है, जब उन्होंने कन्वर्ट करी ये हो चुकी थी 15 लाख रुपए की, मार्केट वैल्यू 15 लाख। तो पीजीपी में इनकम कितनी होगी? पीजीपी की इनकम कितनी होगी? राइट, सेलिंग प्राइस है ना। बिजनेस ने इस बार फिर से वही कहानी है, एक राजा और एक रानी है, शैलोमन वर्सेस शैलोमन जो पढ़ा था। सेलिंग प्राइस, एक बिजनेस ने, बप्पी लहरी ज्वेलर्स लिमिटेड ने, यानी सेपरेट लीगल एंटिटी ने एक इंसान को एसेट बेच दी। तो कंपनी ने एसेट बेची तो ट्रांजैक्शन होगी कंपनी विद ह्यूमन बीइंग। तो उसने कितने की बेची? जितनी वो पर्सनल एसेट घर ले गया। कितने की सर? ये हुई हमारी 15 लाख की, माइनस एसेट की कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट ऑफ एसेट्स। भैया यहाँ कोआ मत कर देना नालायको, कैपिटल गेन नहीं चल रहा, कभी नशे में कोआ कर दो, है कि नहीं बात? पीजीबी चल रहा है, कोआ ना चल लो वरना, नशे में मत रहना। कितना सर? 1 लाख। इनकम अंडर दैट पीजीबी कितनी हो गई? इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी हो गई सर 14 लाख, 14 लाख, 14 लाख, इनकम अंडर दैट पीजीबीपी। ठीक है मुन्ना, कहानी खत्म, पीजीबीपी की, पबजी की कहानी खत्म। मजा ही आ गया सर। ठीक है, अब देखो ये कहानी यहाँ हमने दी एंड कर दी पीजीबीपी की। अब पढ़ते हैं कैपिटल गेन की क्या कहानी है। सेम वही जैसा मैंने पहले पढ़ाया। देखो क्या लिखा है बात मुन्ना, व्हेन सच कैपिटल एसेट इज सोल्ड, जब वो कैपिटल एसेट बिकेगी तब क्या होगा? व्हेन सच कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड।
सोल्ड को ट्रांसफर देंगे, कैपिटल गेन कितना आएगा, सेल कंसिडरेशन माइनस एफएमवी ऑफ इन्वेंट्री ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। एफएमवी उस इन्वेंट्री की एफएमवी जब वो कन्वर्ट हुई थी, आए क्या नहीं, राइट। तो मुन्ना यहाँ कैपिटल गेन कितना लिखेंगे, यहाँ कैपिटल गेन कितना लिखेंगे, यहाँ आप क्या लिखोगे, सेल्स कंसिडरेशन, ठीक है, राइट। मान लो सर कितने की बिकी, डेटा लिख देते हैं यहाँ पे, सर ये बिकी मान लो 20 लाख की, ठीक है, राइट। ये कन्वर्ट कब करी, ठीक है, 15 लाख की वैल्यू हुई थी, तो भैया मान लो ये कन्वर्ट करी मैंने, चलो वही ले लेते हैं पुरानी वाली डेट, जब हमने पप्पी लहरी के ऊपर कितने में कन्वर्ट करी थी सर, ये 15-16 है ना, यहाँ पे भी वही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आगे सर कन्वर्ट करी 2015-16, ताकि दिमाग में क्वेश्चन सेम चलता रहे। तो सेल कंसिडरेशन कितनी है ना, सेल कंसिडरेशन सर ये बेका मैंने 20 लाख में, बोलो मजा ही आ गया सर, मजा ही आ गया सर, माइनस अब लगाओ अंदाजा सर कहां से कहां तक का, 15-16 से अपने ईयर का, क्योंकि सेल कंसिडरेशन लिखूंगा तो पहले ऊपर क्या हेडिंग डालूंगा, पहला पीरियड ऑफ होल्डिंग एज पर सेक्शन 242A इट इज लॉन्ग टर्म फ्रॉम 15-16 टू माई प्रीवियस ईयर तक क्या होगा ये सर, ये लटका हो गया, ए लटका हो गया, ठीक है जी। सेल कंसिडरेशन कितना आ गया, 20 लाख रुपए, माइनस क्या करूंगा, माइनस करूंगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, राइट। वो कितना होगा सर, आपको फॉर्मूला पता है, कॉस्ट इनटू इंडेक्स ऑफ सेल ईयर डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर, राइट, या एक्विजिशन ईयर। तो मुन्ना सॉल्व आप कर ही लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं लिख देता हूं। चलो फिर भी कॉस्ट कितनी लेंगे सर, कॉस्ट उतनी ही लेंगे जब हमारी कन्वर्ट की थी हमने तब, तो कॉस्ट हो गई सर 15 लाख इनटू अपने प्रीवियस ईयर का माय प्रीवियस ईयर इंडेक्स का नंबर डिवाइड बाय कन्वर्ट कब हुई थी 15-16, तो भैया 15-16 का आ गया 254, और ये सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने के बाद 20 लाख में से ये घटा देंगे, ये आ जाएगा मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है मुन्ना। अब एक खतरनाक बात, ये सारी कैलकुलेशन हम किस साल कर रहे हैं, ये सारी कैलकुलेशन किस साल कर रहे हैं मुन्ना मुन्नियो, ये सारी कैलकुलेशन किस साल कर रहे हैं हम सर, ये सारी की सारी कैलकुलेशन चल रही है उस साल जिस साल हमने अपनी पर्सनल असेट बेचकर कैपिटल गेन कमाया है, यानी कैलकुलेशन इन द ईयर ऑफ असेट ट्रांसफर, ठीक है, यानी उस साल कैलकुलेशन कर रहे हैं जिस साल हमने कैपिटल असेट अपनी सेल की है, उस साल कैपिटल गेन भी कैलकुलेट कर दिया, उस साल पबजी भी कैलकुलेट कर दिया, उस साल कैपिटल गेन भी कैलकुलेट कर दिया, उसी साल पबजी भी कैलकुलेट कर दिया, यानी कैलकुलेशन उसी साल करनी है जिस साल हमने असेट को बेचा है। बोलो सर बात समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है, शानदार तरीके से मजा ही आ चुका है सर। अब क्या है सर, कुछ भी नहीं, 120 मुन्ना आपके लिए प्यार भरा तोहफा है, घर के करने के लिए होमवर्क है कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसे समझ में आया या नहीं आया। Do you want a partner? Oh, partner. Do you want a partner? Love me, say. Do you want a partner? Partner, oh, partner. You want a partner? Oh, partner. Do you want a partner? और भाई और आना देखो सज्जनों, आए और आप हम खेलेंगे कौन बनेगा पार्टनरशिप, गेम ऑफ पार्टनरशिप। और भैया अगर आपको बताइए लाइन वहीं से शुरू होती है, जहाँ से हम खड़े हो जाते हैं, और आज भी हम फेंके हुए पैसे नहीं उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं एक के बाद एक क्या होने वाला है सर। पार्टनरशिप, अरे हाँ भैया हाँ पार्टनरशिप भैया, पार्टनरशिप में 2 ही काम होते हैं, आप पढ़ते आए हैं 12 से ही सर। एक तो है एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है ना, एडमिशन ऑफ पार्टनर, राइट, यानी एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पर क्या होगा ये हमें देखना है। जानी एक चाकू है, लग जाए तो खून निकल जाता है, और दूसरा होता है सर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है मुन्ना। 2 गेम खेलने में, पहला गेम में आपको बहुत बढ़िया शानदार जानना तरीके से आ रहा है भाई, और गाना बहुत बड़े तरीके से गाने वाला है। कैसे देखिए कैसे
कैसे सिखाने वाले हैं देखेंगे शानदार तरीके से। क्या हो रहा है सर, ध्यान से सोचना, थोड़ी खोपड़ी पे ध्यान देना। अगर अगर एडमिशन हो रहा है तो बताओ कौन किसे असेट देगा। जब पार्टनरशिप में पार्टनर एंटर करता है, पार्टनरशिप में एंटर करता है, मैं कम इन सर, मैं कम इन, आ जाओ आ जाओ, मैं कम इन। तो पार्टनरशिप में जब एंटर करता है पार्टनर, तो क्या होता है, कौन किसे असेट देता है सर। जब एंट्री होती है पार्टनरशिप की तो पार्टनर फर्म को असेट देता है, पार्टनर फर्म को असेट देता है। तो सर झोल क्या होगा, झोल होगा ये, पार्टनर किसको असेट ट्रांसफर करेगा, फर्म को असेट ट्रांसफर करेगा। डिसोल्यूशन होता है मुन्ना, डिसोल्यूशन होता है तो क्या झोल होता है सर, इसका उल्टा होता है। डिसोल्यूशन होता है तो फर्म बंद हो रही होती है, फर्म बंद हो रही होती है, जब फर्म वाइंड अप हो रही होती है तो फर्म पार्टनर का हिस्सा, पार्टनर की एसेट पार्टनर को फर्म में से देता जाता है, ये ले भैया इतनी एसेट बची है, ये तू ले जा। तो जाए में हो जाता उल्टा, जाए में उल्टा हो जाता है। यहां पर होता है फर्म असेट ट्रांसफर कर देती है पार्टनर को। बोलो सर बात समझ में आ गई, मजा ही आ चुका है। पहले मुन्ना खेलते हैं ये वाला गेम एडमिशन ऑफ पार्टनर पर। एडमिशन ऑफ पार्टनर जब हुआ, ठीक है ना, राइट, तो एडमिशन के टाइम पर इनकमिंग पार्टनर असेट लेके आता है और वो पार्टनर असेट फर्म को देता है, वो पार्टनर असेट फर्म को देता है। तो भैया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी बोल देते हैं, जब फर्म असेट देगा, जब पार्टनर असेट देगा फर्म को, जब पार्टनर असेट देगा फर्म को, तो हम ये मान लेंगे पार्टनर ने वो असेट फर्म को बेच दी, राइट। इसका मतलब फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये बोल दिया, भैया पार्टनर जब भी फर्म को एसेट देगा, पार्टनर जब भी फर्म को एसेट ट्रांसफर करेगा, तो मुन्ना मुन्नियों तैयार रहना कैपिटल गेन के लिए, कैपिटल गेन के लिए। अब सर कैपिटल गेन किसके लिए निकलेगा, मैंने तुम्हें एक रात की बात पहले भी लिखवाई है, कैपिटल गेन किसके लिए निकलता है, एसएससी के लिए। एसएससी कौन होता है, एसएससी वो होता है जो एसेट बेचता है, एसेट ट्रांसफर करता है। तो एसएससी वो पर्सन होता है जो असेट ट्रांसफर करता है, जो असेट ट्रांसफर करता है। यहां पे मुन्ना असेट किसने ट्रांसफर करी, यहां पे मुन्ना असेट पार्टनर ने ट्रांसफर करी, तो पार्टनर इस केस में एसएससी हुआ, तो कैपिटल गेन किसके लिए आएगा, कैपिटल गेन आएगा मुन्ना पार्टनर के लिए। तो मैं कैपिटल गेन किसके लिए निकालूंगा, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर पार्टनर। तो भैया कैपिटल गेन मुन्ना, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर पार्टनर, पार्टनर के लिए निकलेगा, पार्टनर के लिए निकलेगा। बोलो सर मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। अब बहुत सिंपल, मतलब दिमाग पे बहुत स्ट्रेस देना नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से निकालना है। फोई मान लो कैपिटल असेट, मान लो चलो ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं ना, ज्वेलरी का ही बिजनेस कर रहे हैं ये मुन्ना मुन्नी। तो अगर ज्वेलरी अपने घर से लाके फर्म को पार्टनर दे रहा है, तो भैया पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से कहां तक लेंगे। सबसे पहले आप बताओगे भैया ज्वेलरी कैपिटल असेट होती है और भैया इतने साल बाद ये बड़ी हो जाती है, ठीक है। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से कहां तक लगती है, पीरियड ऑफ होल्डिंग लिया जब पार्टनर ने वो असेट खरीदी, पार्टनर ने वो असेट परचेज करी, तो परचेज डेट से लेकर जब मैंने वो फर्म को ट्रांसफर करी, ट्रांसफर टू फर्म डेट तक, है कि नहीं बात। अब हो सकता है वो आपके ईयर में ट्रांसफर कर रहा हूं, तो भैया परचेज करी मान लो 2010 में, ट्रांसफर करी अपने प्रीवियस ईयर में, तो भैया हो गई लटकाए ट्रांसफर टू फर्म, पीरियड ऑफ होल्डिंग। मुद्दा जो है इस सेक्शन का, मुद्दा जो है वो है मुन्ना सेल्स कंसिडरेशन कितना लेंगे। सेल्स कंसिडरेशन बहुत तगड़े झोल झाल की बात है, सेल्स कंसिडरेशन बहुत तगड़े झोल झाल की बात है सर। क्या मतलब सर, एक तो ये है कॉस्ट, तो आपको पता है कि भैया पार्टनर ने मान लो 1 लाख रुपए की कॉस्ट पर क्या खरीदा था, असेट खरीदी थी, कॉस्ट तो पता है आपको। सेल प्राइस कितना ले, अब सेल प्राइस में सर कितना जो हम लेते हैं फेयर मार्केट वैल्यू। हाँ मुन्ना, एक तो दे रखी है फेयर मार्केट वैल्यू, यानी जब वो असेट पार्टनर ने फर्म को ट्रांसफर करी, जब वो असेट पार्टनर ने फर्म को ट्रांसफर करी, तो एक तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी। एक झोल समझना बहुत खतरनाक, एक झोल, साथ के साथ फर्म ने उस असेट को कितने पे रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड बाय फर्म, जिसे बोला गया बुक वैल्यू, रिकॉर्ड बाय फर्म जिसे बोला गया बुक वैल्यू। बुक वैल्यू में कितनी है ना रिकॉर्ड की गई वैल्यू और कितनी पार्टनरशिप फर्म ने एंट्री करी बुक्स,
अब सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा है ना खतरनाक बात यही है, सेल कंसिडरेशन इन दोनों में से कौन सी वैल्यू को लिया जाए। तो मुन्ना ध्यान से लॉजिक सुनेंगे, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, मजा ही आने वाला है सर। एक बात होता है, जब फर्म को असेट मिलेगी और पार्टनर उसको असेट देगा, तो मोस्टली जब पार्टनर्स की एंट्री होती है, जब फर्म खुलती है तो फर्म नई नई होती है ना, नई नई है कि नहीं बात। तो नया नया बिजनेस होता है, नए बिजनेस को कोई कैसे नापता है, कोई कैसे वैल्यू करता है नजरों में अपनी। आप पता क्या देखो, आप खुद भी होंगे ना, तो आप खुद भी देखोगे भाई इसका टर्नओवर तो अभी हुआ ही नहीं, क्योंकि नया बिजनेस है। आप इसके असेट्स देखोगे बैलेंस शीट में क्या है ना। एक नया बिजनेस मैंने लॉन्च किया भैया, मैंने अपनी कंपनी खोली अंकुर लिमिटेड, अंकुर नमक लिमिटेड है मेरी, नहीं कभी सोचो कि सर अंकुर नमक आप किया है किसी बार, राइट। अंकुर लिमिटेड मैंने कंपनी खोली, मैंने भी नया बिजनेस किया, मैं आपसे बिजनेस करने आया हूँ, ट्रांजेक्शन करने आया हूँ, तो आप कहोगे सर आप तो नए नए मार्केट में हो, पता नहीं आप कैसे बिजनेस करोगे, क्या नहीं करोगे, धोखा तो नहीं दे दोगे, है कि नहीं बात। अपनी एक बार एसेट लायबिलिटी दिखा दो, बैलेंस शीट दिखा दो, आपकी एसेट्स कितनी है। तो एसेट्स अगर आप देखोगे भैया सर की एसेट है 5000 करोड़, अरे सर ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, 5000 करोड़ रुपए की, 5000 करोड़ रुपए की एसेट है, इसका मतलब बहुत अच्छे लोगों का पैसा लगा होगा, बैंक ने आपको पैसे कुछ लोन भी दिए होंगे, है कि नहीं बात। आपने एसेट बड़े बड़े लोगों से जोड़ी भी होगी, तो इसका मतलब मार्केट में रेपुटेशन क्रिएट करने के लिए मैं अपनी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग करूंगा। और बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग कैसी होती है, जब उसकी एसेट स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने सोचा जब भी कोई पार्टनर फर्म को एसेट देगा, तो जो फर्म होगी ना वो ये सोचेगी कि ज्यादा वैल्यू पर इसे रिकॉर्ड कर दे, ज्यादा वैल्यू पर इसे रिकॉर्ड कर दे, ताकि बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग हो जाए। और बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो रेपुटेशन यहां से ऊपर होती चली जाएगी। मान लो एक बंदे की बैलेंस शीट है 1 लाख रुपए की, है कि नहीं बात भैया। एक बंदा आया है ना, उसने अपनी बैलेंस शीट एसेट दिखाई तुम्हें कि भैया मैंने बिजनेस खोला है, 1 लाख रुपए लगाया, 1 लाख रुपए की एसेट है, तो चलो है ना, पता नहीं क्या करेंगे। एक दिखा 10 लाख रुपए, तो आपको लगा 10 लाख की बैलेंस शीट है, चलो ठीक है एसेट होगी अच्छी खासी। एक बंदा कह रहा मेरे पास जो एसेट है ना, मेरी एसेट्स की वैल्यू पता कितनी है, 100 करोड़ रुपए, 1000 करोड़। तो आपको कह रहे भैया ये तो 100 करोड़ 100 करोड़ क्या बात हो गई, ठीक है। तो वैल्यू देखो आपकी नजरों में ऑटोमेटिक बढ़ जाती है किसी की, है ना, हैसियत देखकर। तो मैं हमेशा से एक बात कहता आया हूं और हमेशा कहता रहूंगा हर एक स्टूडेंट से कि देर से बनो, चाहे 1 आध साल एक्स्ट्रा ले लो, देर से बनो पर बनो जरूर, कुछ बनो। जैसे सीए करना है ना, तो अपने नाम क्या प्रीफिक्स जोड़ो, चाहे 1-2 साल लेट हो जाए हिम्मत नहीं हारनी, लेकिन देर से बन जाओ, लेकिन जरूर बन जाओ। क्योंकि लोग वक्त के साथ कुछ सालों के बाद आपके हालचाल नहीं, खैरियत नहीं, हैसियत पूछेंगे। क्योंकि लोग कुछ सालों के बाद आपकी खैरियत नहीं, हैसियत पूछेंगे। अभी दोस्त कॉल करता है, क्या बोलता है, हेलो हाँ भाई क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है, ठीक है ना। कजन ब्रदर भाई कोई है ना दूर का रिश्तेदार, हेलो हाँ बेटा पढ़ाई चले, हाँ और बताओ क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है। आज से ठीक 4 साल बाद गारंटी है, लिख के दे सकता हूं, लिख के ले लो मेरी ये बात, 4 साल बाद जब फोन करेगा वही कजन ब्रदर, फोन करेगा वही दोस्त, तो पता पहले क्या पूछेगा, और भाई क्या चल रहा है, क्या चल रहा है का मतलब समझ रहे हो, क्या चल रहा है का मतलब समझ रहे हो। वो ये पूछना चाह रहा है कि कहां जॉब कर रहा है, कहां प्रैक्टिस कर रहा है, कितना कमा रहा है। तो 4 साल बाद जो लोग आज आपको ये बोल रहे हैं ना, और भाई क्या हाल चाल है, 4 साल बाद ये पूछने लगेंगे क्या चल रहा है, कहां जॉब चल रही है ना, और कितना कमा रहा है, क्या हो रहा है आजकल। ये 4 साल का गेम पलट जाएगा। ठीक 4 साल के बाद यही 4 साल का गेम आपके पास बचा है। जितनी मेहनत करनी है कर लो, क्योंकि लोग आपकी खैरियत नहीं, लोग आपकी हैसियत पूछने वाले हैं, हैसियत पूछने वाले हैं। हैसियत जितनी ऊंची होगी मार्केट में आपकी वैल्यू भी और आपकी साइन की कीमत भी और खुद की नजरों में और माँ बाप की नजरों में वैल्यू भी उतनी ही ऊंची होगी जितनी हैसियत ऊंची हम बना लेते हैं। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखना कि 4 साल की मेहनत है, 4 साल की मेहनत है। 4 साल के बाद लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछेंगे, हैसियत पूछेंगे। तो हैसियत को ऊंचाई तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। सपने हमारे हैं तो पूरे भी हमें करने पड़ेंगे, है कि नहीं बात। यही सत्संग की बात भले ही समाप्त हो गई, लेकिन आपके दिमाग से ये सत्संग की बात खत्म नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट अगले 3 से 4 साल की लोग कुछ दिनों के बाद मुझसे खैरियत नहीं, लोग कुछ दिनों के बाद मुझसे हैसियत पूछने वाले हैं, और हैसियत उन्हें दिखा के रहनी है। और यही बात फर्म के साथ भी हो गई। क्या बोला गया,
कि भैया फर्म की हैसियत ऊंची करनी है तो बुक में वैल्यू ज्यादा रिकॉर्ड करो, मार्केट वैल्यू से ज्यादा रिकॉर्ड करो। भैया मार्केट में किसी एसेट की कीमत चल रही है 1,00,000 रुपए, हम पार्टनरशिप फर्म है, तुम पार्टनर हो। मैंने कहा भैया मार्केट में 1,00,000 रुपए चल रही है, लेकिन जब तुम मुझे एसेट दोगे तो मैं इसे 1.5 लाख या 2 लाख दिखाऊंगा। पार्टनर बनना है तो बताओ, खेलना तो खेलो, बनना गेट आउट। तुमने कहा चलो भैया अच्छी फर्म में बिजनेस करेंगे, कुछ आगे बड़ा करेंगे, ऊंचा करेंगे, ये दिखा दो। तो मैंने अपनी बैलेंस शीट को ऊंचा बनाने के लिए, अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बुक वैल्यू ज्यादा दिखाई, एसेट की बुक वैल्यू ज्यादा दिखाई। यही बात फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने पकड़ ली और उन्होंने पता क्या लिखा, उन्होंने कहा एफएमवी पे मुन्ना लगा लो कांटे। जब फर्म को असेट देगा पार्टनर, जब पार्टनर से फर्म की तरफ असेट जाएगी, तो सेल कंसीडरेशन बुक वैल्यू मानेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू नहीं मानेंगे, बुक वैल्यू मानेंगे। ये बात लिख दी हमारे सेक्शन 45(3) ने, सीधी बात, नो बकवास। मजा ही आ गया सर, बोलो मजा ही आ गया सर, मजा ही आ गया। अब मुन्ना गेम के दूसरी तरफ चलते हैं। सर क्या होने वाला है, फर्म पार्टनर को असेट दे रही है, फर्म ट्रांसफर असेट टू पार्टनर। फर्म अगर पार्टनर को असेट दे रही है डिसोल्यूशन के टाइम पर, तो कैपिटल गेन किसके लिए आएगा? कैपिटल गेन उसके लिए आता है, जो हमने ये बात लिखी सेम बात यहां भी लगेगी। कैपिटल गेन उसके लिए आता है जो असेट ट्रांसफर करता है। तो कैपिटल गेन किसके लिए आएगा? फर्म के लिए आएगा जिसने असेट ट्रांसफर करी डिसोल्यूशन पे। तो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर पार्टनरशिप फर्म, राइट। अब मुन्ना सेम कहानी है, राजक रानी है, पीरियड ऑफ होल्डिंग। जब फर्म को मिली, मान लो फर्म ने एक असेट खरीदी 2010 में, ठीक है, पार्टनर यानी कि वो डिसॉल्व हो रही है और फर्म पार्टनर को असेट दे रही है डिसोल्यूशन के टाइम पर अपने प्रीवियस ईयर में, इन माय प्रीवियस ईयर। तो भैया 2010 से आज तक लॉन्ग टर्म हो गया, तो भैया आपको पता लगी असेट हो गई लॉन्ग टर्म। बोलो मजा आइएगा सर। फिर से वही कहानी है, सेल कंसिडरेशन की लड़ाई है। सेल कंसिडरेशन कितना लेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे या बुक में जितनी रिकॉर्ड होगी वैल्यू वो बुक वैल्यू लेंगे? फिर से यही लड़ाई शुरू हो चुकी है, दनादन टकाटक। लॉजिक समझो मजा आ जाएगा। फिर ट्रिक और जुगाड़ भी बताऊंगा तुम्हें याद करने का। सर एक बेसिक सा लॉजिक समझते हैं, बहुत सिंपल। मान लो भैया जे कैलकुलेटर, ये मैंने खरीदा आज से 5 साल पहले, और कैलकुलेटर पे डेप्रिसिएशन का रेट लग रहा है मान लो 20%। कितना रेट लग रहा है डेप्रिसिएशन का? सर डेप्रिसिएशन रेट लग रहा है 20%। 5 साल पहले कैलकुलेटर खरीदा, कभी चलाता हूं, जब पढ़ाता हूं तो थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर लिया आपके सामने। 5 साल पहले खरीदा था, जैसे ही कैलकुलेटर यूज बंद हो जाता है तरीके से बंद करके डब्बे में पैक करके रख देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई छेड़खानी ना हो। अब 5 साल पहले मान लो ये खरीदा 500 रुपए का, 20% डेप्रिसिएशन लगा, है ना, राइट। मान लो एसएलएम बेसिस पे कर लगाया तो 20% डेप्रिसिएशन लगा, राइट। 100 रुपए करते हुए, है कि नहीं बात? तो ये भैया 5 साल में इसकी वैल्यू आज हो गई 0, यानी डेप्रिशिएट हो के बुक वैल्यू मैंने इस कैलकुलेटर की कितनी कर दी? नील कर दी कि नहीं कर दी, राइट। आपके घर में भी कुछ ऐसी एसेट्स है जिनकी वैल्यू अकाउंट्स के हिसाब से, टैक्स के हिसाब से नील हो चुकी है क्योंकि डेप्रिशिएशन वो इतना खा चुके हैं। मान लो आपके घर में बेड है ना, राइट, बेडरूम में जो बेड है, पता लगा भैया वो बेड बहुत पुराने जमाने का है, जब मम्मी पापा की शादी हुई थी तब मम्मी पापा ने लिया था, आज से मान लो 20 साल पहले, 25 साल पहले। आई कि नहीं बात? क्या बात है। फ्रिज को हो गए भैया 10 साल, है कि नहीं बात, जब से चल रहा भैया फ्रिज। तो देखो उनकी वैल्यू तो 0 हो चुकी है, उनकी वैल्यू बुक्स में 0 हो चुकी है, लेकिन उसी बेड को, उसी फ्रिज को आज आप बेचने जाओगे तो कुछ तो कीमत मिलेगी, चाहे 1000, 2000, 10,000 कुछ भी मिले, कुछ तो कीमत मिलेगी। अब इसकी वैल्यू बुक्स में 0 हो चुकी है, इसकी वैल्यू बुक्स में 0 हो चुकी है, इसकी वैल्यू बुक्स में 0 हो चुकी है। 5 साल पहले खरीदा, 6 साल पहले खरीदा, लेकिन अगर मैं आज आपको बेचूंगा, और कहूंगा यार मैंने आज से कुछ साल पहले 500 रुपए का लिया था, अगर मैं आज ही आपको बेचूंगा तो आप कहोगे सीधे से 100 रुपए ले लो, चलो 50 ले लो, कम से कम 50 या 100 रुपए तो दोगे, 50 रुपए दो, कुछ तो वैल्यू है। इसका मतलब डेप्रिशिएबल एसेट जो होती है या फिर कोई भी जो एसेट होती है वो समय के अनुसार भले ही किताबों में 0 वैल्यू रह गई हो,
लेकिन मार्केट में उसकी कुछ ना कुछ कीमत होती है, मार्केट में कुछ ना कुछ कीमत अभी भी उसकी होती है। किताबों में जीरो है पर मार्केट में कीमत है। समझ गए बात, लॉजिक समझ चुके हो। तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब चालू, उन्होंने पता क्या बोला, उन्होंने बोला पता बुक में तो मुन्ना तू वैल्यू जीरो करे बैठा है, बुक में तो तू वैल्यू जीरो करे बैठा है, लेकिन डिसोल्यूशन जब होगा रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएगा, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएगा, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएगा, तो रिवोल्यूशन अकाउंट में तू मार्केट में किसी न किसी वैल्यू में तो बेच ही देगा। चालू तू बहुत है, बेच ही देगा, बेच दे ओएलएक्स, बेच दे, बेच ही देगा। उन्होंने कहा बुक में तूने वैल्यू जीरो कर रखी है, इसलिए बुक वैल्यू तो लूंगा ही नहीं, क्योंकि तूने मार्केट में कुछ ना कुछ वैल्यू पे बेचेगा रिलेशन अकाउंट बनाते टाइम पे, तो रिलेशन अकाउंट बनाते टाइम पे मार्केट में बेचेगा तो एफएमवी लूंगा। तो उन्होंने पता क्या बोला, अगर डिसोल्यूशन के टाइम पर फर्म से एसेट पार्टनर के पास जाती है तो बुक वैल्यू नहीं फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, और अगर पार्टनर से फर्म के पास आती है एडमिशन के टाइम पर तो बुक वैल्यू लेंगे। ठीक है सर, जयराज की बात, सर जयराज की बात कहां लिखी थी, सर जयराज की बात लिखी थी, ये बात लिखी थी सेक्शन 45(4) में। बोलो मजा ही आ गया, मजा ही आ गया सर। अब एक बड़ा खतरनाक शानदार जानदार केस आया, केस का नाम था ए के नेक, याद कर लेना चाहिए, याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, केस तो बहुत ही कम याद करने के लिए बोले मैंने तुम्हें। ए के नेक है ना, केस का नाम था। इसमें पता क्या हुआ, बड़ी मजेदार बात हुई। इसमें फर्म ने पार्टनर को असेट दी, इसमें फर्म ने पार्टनर को असेट दी, ठीक है, फर्म ने पार्टनर को असेट दी, लेकिन डिसोल्यूशन पे नहीं, रिटायरमेंट पे, डिसोल्यूशन पे नहीं, रिटायरमेंट पे। अब रिटायरमेंट पे असेट दी तो फर्म ने कोई कैपिटल गेन टैक्स निकाला ही नहीं, कैपिटल गेन टैक्स नहीं निकाला, और कैपिटल गेन टैक्स ना निकाल के बोल दिया भैया कैपिटल गेन तो लगेगा ही ना, ना लगेगा भैया कैपिटल गेन ना लगेगा फर्म के ऊपर, ठीक है ना। इनकम टैक्स ऑफिसर कह रहा क्यों नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा भाई। एक नेक जी क्या बोले, रुको जरा रुको, बैठ मैं समझाऊं, देख क्या लिखा है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब यही लॉ फर्म पे भी लगता है, या एओपी कह दो या बीओआई पे कह दो, तीनों पे सेम लॉ लगते हैं। पढ़ियो मुन्ना, कैपिटल गेन ट्रांसफर बाय द वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल असेट ऑन डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अगर हो रहा है तब कैपिटल गेन आएगा, है कि नहीं बात, ठीक है। शैल बी चार्जेबल टैक्स फॉर द फर्म इन विच डिस्ट्रीब्यूशन, जिस ईयर डिसोल्यूशन होके एसेट बांटी जा रही है उस साल, यानी जिस साल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट हो रहा है उसी साल आपको टैक्स देना पड़ेगा। कैपिटल कितना आता है मैंने बताया ना, अगर फर्म दे रही है डिसोल्यूशन के टाइम पर तो फेयर मार्केट वैल्यू ही शेयर कंसिडरेशन लेंगे, और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन घटा देंगे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म देखकर। तो भैया डिसोल्यूशन थोड़ी हो रहा है, हमारे केस में क्या हो रहा है, हमारे केस में तो अभी हमने देखा रिटायरमेंट हो रहा, रिटायरमेंट। अब देखना जज साहब की नजरें, ओए होए 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 होए, जज साहब की नजर देखो, यही होता है तुम्हारे मेयर में और एक जज में फर्क। जज साहब ने कहा बहुत बढ़िया बात की, मजा ही आ गया भाई, एक चीज पढ़ियो जरा, एक चीज क्या लिखा है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म के डिसोल्यूशन पर, एओपी के डिसोल्यूशन, बीओआई के डिसोल्यूशन, यानी डिसोल्यूशन पर, और अदरवाइज, ये जो ऑरेंज पेन से हाईलाइट किया ना सर ने, इसको पढ़ियो जरा, और अदरवाइज, यानी कि डिसोल्यूशन पर, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पर, और अदरवाइज, डिसोल्यूशन के अलावा और अदरवाइज। तो ये और अदरवाइज क्या मतलब है, इस और अदरवाइज का मतलब क्या था, क्या हुआ, फर्म असेट दे रही है पार्टनर को, फर्म असेट दे रही है पार्टनर को डिसोल्यूशन पर, और अदरवाइज, और अदरवाइज में क्या आएगा, एक फर्म मुन्ना, एक फर्म पार्टनर को असेट दे रही है, एक फर्म पार्टनर को असेट दे रही है, डिसोल्यूशन पे तो दे रही है, हमने पढ़ लिया ऑन डिसोल्यूशन। अदरवाइज में क्या आएगा, जज साहब ने कहा मुन्ना अदरवाइज मतलब रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन के अलावा और कब दिया जा रहा है, डिसोल्यूशन के अलावा और कब असेट बांटी जा रही है, डिसोल्यूशन के अलावा और कब असेट ट्रांसफर की जा रही है, सर रिटायरमेंट पे ट्रांसफर की जा रही है, रिटायरमेंट के ट्रांसफर की जा रही है। इसलिए सेक्शन 45(4) एज पर ए के नेक, सेक्शन 45(4) एज पर ए के नेक एंड एसोसिएट्स, फर्म का केस था ना, ए के नेक एंड एसोसिएट्स, तो एसोसिएट्स लगाएंगे, एज पर सेक्शन 45(4) डिसोल्यूशन पे दिया है, बट वर्ड अदरवाइज भी लिखा है, तो एज पर ए के नेक एंड एसोसिएट्स, एज पर ए के नेक एंड एसोसिएट्स, फर्म
वर्ड अदरवाइज इंक्लूड्स, वर्ड अदरवाइज इंक्लूड्स रिटायरमेंट, तो 45 4 मुन्ना डिसोल्यूशन पे भी लगता है प्लस रिटायरमेंट पे भी लगता है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पे भी लगता है। यानी जब भी अदरवाइज के में मतलब सब कवर हो गया, जब भी फर्म असेट देगी पार्टनर को, जब भी फर्म असेट देगी पार्टनर को, अदरवाइज वर्ड में कवर हो जाएगा, चाहे रिटायरमेंट हो, डिसोल्यूशन हो, चाहे कोई और केस। बोलो सर मजा ही आ गया, मजा ही आ गया सर, मजा ही आ गया, जबरदस्त मजा ही आ गया। अब देखते हैं राज की बात, राज की बात बताएं। अब देखते हैं राज की बात। सर राज की बात क्या है? ट्रिक, सीक्रेट कह दो या ट्रिक कह दो, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे पहचानेंगे। एक जुगाड़, भैया कान यहां से पकड़ लो, यहां से पकड़ लो, एक ही बात है, एक ही जुगाड़ बताऊंगा तुम्हें। पहला केस हमने क्या पढ़ा? 45 3 वाला। 45 3 वाला हमने पढ़ा सर, 45 3 वाला क्या पढ़ा सर? 45 3 में पार्टनर P to F होता है, पार्टनर असेट ट्रांसफर करता है, पार्टनर असेट ट्रांसफर करता है, पार्टनर असेट ट्रांसफर करता है F को। ठीक है सर, ठीक है ना। इसमें हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने क्या पढ़ा? 45 4 में, 45 4 में हमने पढ़ा सर F2P, फर्म ट्रांसफर करती है एसेट, फर्म ट्रांसफर करती है एसेट, फर्म ट्रांसफर करती है एसेट, पार्टनरशिप। एक चीज याद कर लेना, उसके बाद दूसरी चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आप उसे समझ जाओगे। सर क्या चीज याद कर लेनी है? मुन्ना मुन्नियों याद कर लेना, अगर F2P है, F2P है तो पहले F है, पहले F है, F2P, F से P पे जा रही है तो F से फेयर मार्केट वैल्यू, यानी कि फर्म से असेट F से P पे जा रही है तो F से फर्म, F से फेयर मार्केट वैल्यू, F से फर्म, F से फेयर मार्केट वैल्यू, है ना। F से फर्म, F से फेयर मार्केट वैल्यू। उम्मीद है जुगाड़ समझ में आ चुका होगा। F से फर्म और F से फेयर मार्केट वैल्यू, F से F मैच कर देना मुन्ना, F से F मैच कर देना, F से फर्म, F से फेयर मार्केट वैल्यू, F से फर्म, F से फेयर मार्केट वैल्यू। अगर F2P नहीं है इसका रिवर्स कर दो, अगर F2P नहीं है इसका रिवर्स कर दो, अगर F2P नहीं है इसका रिवर्स कर दो। अगर F2P नहीं है इसका रिवर्स करेंगे तो इसके रिवर्स में क्या आ जाएगा? इसके रिवर्स में आ जाएगा बुक वैल्यू, इसके रिवर्स में आ जाएगा बुक वैल्यू। ठीक है मुन्ना, बात समझ में आ चुकी होगी शानदार जानदार तरीके से कि सर F2P है तो फेयर मार्केट वैल्यू, F2P है तो फेयर मार्केट वैल्यू, P2F है तो F2P का रिवर्स कर देंगे, क्योंकि F से F मैच कराना है। तो क्या होगा सर? F2P से F से F मैच किया, फेयर मार्केट वैल्यू, P2F में रिवर्स बुक वैल्यू। अब सेक्शन देखो, सेक्शन देखो, मजेदार बात। सर सेक्शन जो हमने पढ़े है ना, एक पढ़ा सर, एक पढ़ा 45 तो कॉमन है, ये पढ़ा सर 45 3, ठीक है, और ये पढ़ा सर 45 4, तो सेक्शन पढ़े। अब सेक्शन देखो तो आप तुमने ज्यादातर क्वेश्चन जितने भी किए, चाहे 12th में किए हो, चाहे सीए में किए हो, जब भी तुमने पार्टनरशिप के क्वेश्चन किए, तुमने एक बात पे गौर किया होगा सर। क्या गौर किया? 3-4 पार्टनर ही होते हैं फर्म में, ABC, X को जोड़ लिया, राम श्याम मोहन, है कि नहीं बात, राइट, करण को जोड़ लिया, PQR, S को जोड़ लिया, XYZ भाई, है ना, XYT को जोड़ लिया। 3 या 4, 3 या 4, 3 या 4, 3 या 4, यानी कि 3 या 4 पार्टनर होते, 3 या 4 पार्टनर होते, 3 या 4 ही पार्टनर होते हैं, मतलब 3 या 4 ही पार्टनर होते हैं। अब 3 या 4 पार्टनर होते हैं, इसलिए सब सेक्शन भी क्या है, देखो 45 की तो सीरीज पढ़ रहे हैं, 45 की सीरीज पढ़ रहे हैं ना, हाँ सर 45 की सीरीज पढ़ रहे हैं, तो 45 3-4 पार्टनर होते हैं, 3-4 पार्टनर, 3-4 पार्टनर, 3-4 पार्टनर, 3-4 पार्टनर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 3 या 4 में कैसे पता लगेगा कि एडमिशन के टाइम पे या डिसोल्यूशन के टाइम पे? पहले क्या होता है, पहले क्या होता है भैया? पहले एडमिशन होता है, पहले डिसोल्यूशन होता है। क्या होता हो पहले भैया, पता चले क्या होता है पहले? पहले एडमिशन होता है, पहले रिटायरमेंट होता है, पहले एडमिशन होता है, पहले एडमिशन होता है। तो 3 नंबर पहले आया, तो 3 नंबर मतलब पहले एडमिशन होता है, पहले एडमिशन होता है, पहले एडमिशन होता है। पहले एडमिशन होने का मतलब है 3, 45 3 एडमिशन के ऊपर लगेगा, और एडमिशन के ऊपर लगेगा 45 3 एडमिशन के ऊपर लगेगा, 45 3 एडमिशन के ऊपर लगेगा, एडमिशन के ऊपर लगेगा तो एडमिशन के ऊपर लगेगा तो पार्टनर फर्म को सेट देता है, पार्टनर फर्म को सेट देता है, सिंपल।
बाद में क्या होता है 45 4, 4 मतलब बाद, पहले 3 आया फिर बाद में 4 आया, पहले 3 आया फिर बाद में 4 आया, तो बाद में 4 आया तो 4 बाद में क्या होता है, बाद में क्या होता है, बाद में होता है डिसोल्यूशन, बाद में होता है डिसोल्यूशन, बाद में होता है डिसोल्यूशन या रिटायरमेंट। भैया रिटायरमेंट कह दो या डिसोल्यूशन कह दो वो बाद में होता है, तो भैया रिटायरमेंट या डिसोल्यूशन बाद में होता है तो बाद में लगेगा 4 यानी 45 4 45 4, पहले क्या होता है एडमिशन होता है इसलिए लगेगा 3 45 3 45 3, 45 वाली सीरीज पढ़ रहे हैं, 45 3 3 पहले आया तो पहले एडमिशन, 45 3 3 पहले आया तो पहले एडमिशन, 45 4 4 बाद में आया तो डिसोल्यूशन, 45 4 4 बाद में आया तो डिसोल्यूशन या रिटायरमेंट। मजा आइएगा सर, सेक्शन भी आता है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, शानदार जानदार तरीके से लेक्चर में मिलेंगे, ध्यान से इसको पढ़ेंगे। बोलो सर बात समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है सर। सर 45 3 45 3 3 पहले आया तो एडमिशन, 45 4 3 के बाद 4 आता है तो 4 बाद में आया तो रिटायरमेंट या डिसोल्यूशन। ठीक है मुन्ना, राइट। देख लो क्या लिखी है बात 45 3 की, क्या लिखी है मुन्ना, कैपिटल गेन शैल बी टैक्स चार्जेबल टैक्स इन द प्रीवियस ईयर इन विच सच ट्रांसफर टुक प्लेस। सिंपल सी बात, उस ईयर में कैपिटल गेन लगेगा जिस ईयर में एसेट ट्रांसफर हुई है, एसेट ट्रांसफर हुई है। 45(1) चार्जिंग सेक्शन भी यही बोलता है, 45(1) चार्जिंग सेक्शन भी यही बोलता है, 45(1) चार्जिंग सेक्शन भी यही बोलता है, ड्यू बेस पे चलता है, जिस ईयर ट्रांसफर हुई उस ईयर कैपिटल गेन लेंगे। कैपिटल गेन कितना आएगा, सेल कंसीडरेशन क्या लेंगे, सेल कंसीडरेशन लेंगे अमाउंट रिकॉर्डेड इन बुक, जुगाड़ बता दिया, जुगाड़ बता दिया, अमाउंट रिकॉर्डेड इन बुक। F2P है तो फेयर मार्केट वैल्यू, F2P है तो फेयर मार्केट वैल्यू, P2F हो गया उल्टा हो गया, P2F हो गया तो बुक वैल्यू। ठीक है ना, माइनस कॉस्ट या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो पुराने टाइम में ली होगी उसके हिसाब से उसे इंडेक्स कर देंगे, और अगर शॉर्ट समय में ली है तो इंडेक्स की जगह सीधा कोऑप माइनस कर देंगे। सर बात समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है, क्या शानदार जानदार टॉपिक था, याद भी हो गया। 45 3 3 पहले तो एडमिशन, 45 4 4 बाद में तो रिटायरमेंट या डिसोल्यूशन। तो चलिए मिलता हूँ अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और याद रखिए हैसियत अपनी ऊंची करनी है क्योंकि 4 साल बाद हमारे साथ यही